आज के वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो इसके जो प्रीवियस पहले 2 लेक्चर हम पढ़ चुके, तो उसमें हमने पहले लेक्चर में कॉस के क्वेश्चन पढ़े थे, दूसरे लेक्चर में हमने साइन के क्वेश्चन, और आज हम मिक्स साइन और कॉस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो जिस किसी ने इसके पहले के 2 वीडियो नहीं देखा, तो इसके पहले के 2 वीडियो देखें और बाद में ये 3rd वीडियो आपको देखना पड़ेगा। और ये फाइनल वीडियो रहेगा a+b साइन और कॉस के फॉर्मेट वाला। तो ये इंटीग्रल का एक स्पेशल फॉर्म था जो आज हमारा एंड हो जाएगा। तो विदाउट टाइम पास करें हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 7, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2 sin 2x प्लस 3 cos 2x। ऐसा आपका एक 4 मार्क का क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब जैसी हमारी रीत है उस तरह हम स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको लिखना है नॉर्मली, और लेट आई इज इक्वल टू जो भी हमारा क्वेश्चन रहता है उसको हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। देख ले 2 sin 2x 3 cos 2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं ये तो आपको पता होगा। जैसा हम नॉर्मल, पहले तो टाइप पहचानना आपको। ठीक है, तो इसमें dx अपॉन दिखा और आप देख रहे होगे तो अगेन आपको यहाँ पे a और b दिखेगा। देखो a और b दिखता, उसके साथ एक तो साइन दिखना या तो कॉस दिखना, यानी a और b के साथ साइन या कॉस या तो दोनों भी दिख रहे हैं, यानी इट मीन्स समझ में आ गया ये हमारा a और b ट्रिग्नोमेट्रिक वाला क्वेश्चन है, ए बी और ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन। तो ए बी और ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चन नहीं क्या, 2 वैरायटी के हैं। एक डिवाइड वाले कॉस स्क्वायर से, तो स्क्वायर में नहीं क्या, डिवाइड वाला कॉस स्क्वायर से जो क्वेश्चन है उसमें स्क्वायर होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक। आप देख रहे होगे इस क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं है, एंगल है, और जब भी एंगल आया तो इसमें ऐसा पुट करते जो दिखता नहीं, और जो दोनों में ही रहता, साइन में भी रहता और कॉस में भी रहता। और साइन और कॉस में एग्जैक्टली रहता क्या, तो साइन 2x का फॉर्मूला भी 10 में रहता और कॉस 2x का फॉर्मूला भी 10 में रहता। करके हम क्या करते हैं, इसमें ऐसी चीज़ पुट करते जो दिखती नहीं, और वो साइन के अंदर भी रहती है और कॉस के अंदर भी रहती, और वो हमारी टर्म रहती भाई 10। तो 10 हमने पुट कर दी। अब 10 का एंगल क्या पुट करना है भाई, तो वो डिपेंड रहता है भाई, ये जो आपको दिख रहा हूँ जी सर 2x, तो जितना यहाँ पे एंगल रहा ट्रिग्नोमेट्रिक का उसका आधा एंगल यहाँ पुट कर दिया। तो यहाँ हमने 10x पुट कर दिया, और ऑब्वियस है जब भी हम पुट करते हैं तो t ही पुट करते हैं। अब ध्यान में रखिए, वैसा पुट करे बाद हमारी एक रीत थी, प्रोसीजर ये है कि भाई पुट करे बाद हम डिफरेंशिएट करते हैं हर बार इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, बट मैं इसके पहले भी बता चुका आपको कि ये ऐसा पुट है जो दिखता नहीं है, तो आपको डिफरेंशिएट भी ऐसा करना है जो दिखता नहीं। डायरेक्ट dx का आंसर लिखना है आपको, डायरेक्ट dx का आंसर लिखना। अब dx का आंसर ये ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 1 में आपको पूरा प्रूफ करके दिए थे, पर यहाँ प्रूफ नहीं करना है, डायरेक्ट dx का आंसर लिखना है। तो dx के आंसर में ऑब्वियस है dt आएगा, और अपॉन में क्या आता है, अपॉन में कॉमन टर्म रहती है 1+t²। ठीक है, तो दीज आर द 2 स्टैंडर्ड टर्म्स जो हमने पुट करे। अब dx का वैल्यू तो आपने निकाल ली, अब एज वेल एज साइन और cos 2x का वैल्यू भी निकालना है। तो वेयर एज साइन 2x का वैल्यू ये ऑलरेडी हम आपको 2 लेक्चर से बता चुके हैं, 3rd लेक्चर में बता रहे कि साइन की सिर्फ ऊपर की टर्म याद होना, क्योंकि डिनोमिनेटर तो कॉमन है 1+t², तो ऊपर 2t याद होना सिर्फ। साइन केस में भाई ऊपर क्या आता, तो 2t आता। अगेन अगेन कॉस के एंगल में सिर्फ ऊपर की टर्म याद होना, चेक कर लो, ऊपर की टर्म याद होना भाई 1 + t²। नीचे का टर्म आप देखो तीनों के अंदर कॉमन ही रहता है, ये तो हमने बता दिए थे, और आपको बोले भी थे हमने कि चैट बॉक्स में आप लिख के भेजो, याद रहेगा लॉन्ग लास्ट। dx की वैल्यू में ऊपर dt आता, साइन 2x में 2t आता, और cos 2x में 1/2। ठीक है, खैर बढ़िया, ऐसा लग रहा है कि आपको समझ रहा। अब ये सब उठा के बेटा इक्वेशन नंबर 1 में डालना है। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज सब इक्वेशन नंबर 1 में, तो आप इक्वेशन नंबर 1 को देख सकते हैं, और वैल्यूज पुट किया मैंने उसको देख सकते हैं। हम देखिए ये ऊपर dx है, चेक कर लो dx, तो dx की वैल्यू आ गई भी dt अपॉन 1+t², और ये साइन 2x है और cos 2x है, तो साइन 2x की वैल्यू जो है मैंने वो डाला 2t अपॉन 1+t², और cos 2x की वैल्यू जो है वो डाला 1 - t² अपॉन 1, और बाकी ये 2 और 3 आप देख सकते हैं एज इट इज।
तो पूरा एक्स वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं अब टी में कन्वर्ट होगा। अब जस्ट इसके बाद जैसे ही आपने इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज करे ना, जस्ट इसके बाद नॉर्मल कैलकुलेशन चलते भाई, नॉर्मल कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन कौन सी है, तो वही कैलकुलेशन ब्रैकेट के सामने संख्या रहती, इस संख्या को हमको गायब करना पड़ता है। इसको 2 से अटैक करेंगे और इसको 3 से अटैक करेंगे। तो चलो देखो, ऊपर का डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, चेक कर लो। आपका जो न्यूमरेटर है वो तो सेम है, सिर्फ डिनोमिनेटर में 2 ने 2 को मल्टीप्लाई करा तो 2 2 ज़ा 4t हो गया। डिवाइड का टर्म सेम है, चेक कर लो। 3 से ओपन कर लिए, 3 1 ज़ा 3, और 3 से टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई तो 3t स्क्वायर, और अपॉन कितना 1 + t स्क्वायर, चेक कर लो। अभी तक हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, लेकिन आज किस्मत आपकी जाग गई, दोनों का बेस सेम है। और एज वी नो, जब भी बेस सेम रहता तो मैथमेटिक्स में हम बेस सेम रहा तो बेस एक बार लिखते। तो आप चेक कर सकते हैं, दोनों का बेस एक बार लिखा। ऊपर की एडिशन है तो एडिशन कर लो, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन कर लो, एडिशन थे। और ऊपर की टर्म ये जो जैसी की वैसी है, देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम। अब ऐसा करे बाद क्या होता, तो हर बार आप देख रहे होगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते भाई, ये हमेशा डिनोमिनेटर के टर्म कैंसिल हो जाते, और जो रिमेनिंग टर्म्स है तो उसको हम बचे हुए को अरेंज करके लिख रहे हैं। आप देख रहे होगे, तो मैंने अरेंज क्या किया, dt आप दिख रहे हैं, dt आपको भाई सेम दिख रहा होगा। अब dt के बाद आप देख रहे होगे dt तो सेम है। ये जो तीनों टर्म है, बट मैंने इसको अरेंज करके लिखा। आज पहली बार क्या हुआ, आपका टी स्क्वायर का टर्म निगेटिव है, तो ध्यान में रखिए जो फर्स्ट टर्म है यानी टी स्क्वायर वो निगेटिव है, तो उसको पीछे लिखो। टी स्क्वायर के बाद सेकंड टर्म टी वाला रहता है, उसको बाद में लिखो, और कांस्टेंट टर्म पहले। मैंने राइट हैंड साइड से लिखा। जनरली हम टी स्क्वायर को सामने लिखते, पॉजिटिव टी स्क्वायर रहता तो उसको हम राइट हैंड साइड से लिखते, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन यहाँ टी स्क्वायर निगेटिव था तो मैंने इसको पीछे से अरेंज करके यानी राइट हैंड साइड से अरेंज किया। पहले फर्स्ट टर्म लिखा पीछे, फिर सेकंड टर्म, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म लिखा। ठीक है, तो ऐसा जब लिखते जब टी स्क्वायर का साइन निगेटिव आता। हो गया, अब फाइनली आपका पूरा क्वेश्चन साइन कॉस का गायब हो गया, और अल्टीमेटली आप देख रहे होगे तो आपका क्वेश्चन अब कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ दिख रहा है टी स्क्वायर के साथ में टी, हाँ ये पहचान है थर्ड टर्म की। जब भी टी स्क्वायर के साथ में टी दिखा, ये दिखो मत दिखो ये मैटर नहीं करता, टी स्क्वायर के साथ में टी दिखना दिख गया, ये क्वेश्चन थर्ड टर्म का हो गया। जैसे ही आपने थर्ड टर्म बोले तो यहाँ भाई आपको थर्ड टर्म भी अप्लाई करना पड़ेगा ना। पर थर्ड टर्म क्या बोलती कि टी स्क्वायर के साथ यहाँ पे 3 है तो पहले 3 को गायब करो। तो अब ये से 3 को गायब करना है तो 3 को हमको कॉमन निकालना पड़ा। अब कॉमन का बड़ा आसान कॉन्सेप्ट रहता है, लेकिन आपको बड़ा हार्ड जाता है, तो थोड़ा सा मैं इसको एलैबोरेट करके बता दूँ। 3 बेटा टी स्क्वायर के साथ था, चेक कर लो, एक बार और चेक कर लो। और -3 कॉमन नहीं निकालना है आपको, आपको सिर्फ कोएफिशिएंट गायब करना है। ये हाँ माइनस भी कोएफिशिएंट रहता है, बट जो संख्या रहती है उसको गायब करना है। टी स्क्वायर नेगेटिव रहा तो चलता, तो सिर्फ मैंने 3 कॉमन निकाला। गलती से -3 भी कॉमन निकाले ना तो आंसर वही आता, बट ध्यान रखिए कि हम 3 ही कॉमन निकाले। और जैसे ही आपने 3 कॉमन निकाले, ये 3 को कॉमन निकाले, तो ये 3 से सबको डिवाइड, 3 से 3 डिवाइड, 1 बचेगा, प्लस ये 40 को भी डिवाइड करो तो ये आगा 40 डिवाइडेड बाई 3, चेक कर लो। और अगेन ये 3 से आपको इसको भी डिवाइड करना है, तो 3 से 3 गेट कैंसिल, टी स्क्वायर आगा, चेक कर लो। आपके टी स्क्वायर के साथ का एलिमेंट गायब हो गया। अगेन 3 इज अ कांस्टेंट, ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म इनटू वाली है, डिवाइड में करके 1/3 बाहर आ गया, और रिमेनिंग टर्म जैसे कि वैसे, चेक कर लो। देख सकते हैं आप टी स्क्वायर के साथ में टी है, और किस्मत अच्छी है अब टी का कोएफिशिएंट 1 है, 1 या -1 चलता। तो जैसे ही टी स्क्वायर का एलिमेंट गायब हुआ, अब आप थर्ड टर्म लगा सकते। थर्ड टर्म तो यहाँ भी था, बट यहाँ कोएफिशिएंट 3 था, वो 3 यहाँ गायब हो गया। अब हम थर्ड टर्म लगा देंगे। अब थर्ड टर्म का फॉर्मूला एज वी नो, सभी जानते भाई, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ टी, यहाँ टी है तो टी लिखते हैं, एक्स रहा तो एक्स लिखते हैं, उसका होल स्क्वायर 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ टी, चेक कर लो 4/3, उसका होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको कैल्सी का यूज़ करना है भाई, कैल्सी में डालो, कैल्सी में वैल्यू आती है, आंसर डालो। तो ब्रैकेट लगा के 1/2 डालना है, मल्टीप्लाई करके 4/3, ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर, इक्वल का बटन दबाओ। आंसर मेरे ख्याल से 4/9 इज़ अ करेक्ट आंसर। और इन केस मैं इसके पहले भी बता चुका, पढ़ाते पढ़ाते गलती से कहीं मिस्टेक हो गई, ठीक है, तो मास्टर भी बेटा इंसान रहता, कोई जिन्नात नहीं है, ठीक है। तो आपको जो भी गलती हुई
और कमेंट बॉक्स ओपन रहता है बेटा, उसमें पूरी आप भड़ास निकाल सकते खुद की कि कहाँ से रॉन्ग हो गया, लिख के भेज सकते। ठीक है भाई, बढ़िया। और आज भी भाई प्रेजेंट ही लगाना है, प्रेजेंट ही बोले तो पी लिख के भेज देना भाई, क्योंकि नाम आपका बहुत खतरनाक है। ठीक है, सेलिब्रिटीज़ है आप बेटा, तो नाम नहीं भी लिख के भेजे था तो आज भी प्रेजेंट ही लगाना है, जस्ट प्रेजेंट सर, बस इतना भी वर्ड लिख के रख दिए प्रेजेंट सर, बस चलेगा, इतना लगा के रख देना है। नाम तो ईमेल आईडी की सदा ही जाता है उसमें ऊपर, आप प्रेजेंट से लगा भाई आज। चलो भाई आगे थर्ड टर्म, बढ़िया थर्ड टर्म लगा दिए। अब थर्ड टर्म आगे बेटा, तो ये थर्ड टर्म को एडजस्ट करना पड़ता है, ऑब्वियस है सर, एडजस्ट करना पड़ेगा, करके तो थर्ड टर्म निकालते ना। तो देखिए भाई थर्ड टर्म हम एडजस्ट करके बता रहे हैं आपको। अब बेटा थर्ड टर्म एडजस्ट करके बता रहे हैं, आप गौर से देखेंगे समझेंगे। ये ऊपर ये जो बॉक्स है ना बेटा, बॉक्स जब भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ है ना उसको बॉक्स बना लेना, यानी अल्टीमेटली आप ये स्टेप चल रही थी आपकी, तो ध्यान में रखिए स्टेप ना भूलें आप, 1/3 dt एज इट इज़, ठीक है, इंडिकेशन एज इट इज़, ये ना भूलें, ये जैसा का, ठीक है, अल्टीमेटली ये जैसा का वैसे ही रहेगा। अब गौर से समझे मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ तक तो क्लियर हो गए। अब ये थर्ड टर्म एडजस्ट करना है, तो थर्ड टर्म को एडजस्ट करने के दो तरीके थे। अगर जब टी स्क्वायर सामने रहता तो सामने एडजस्ट करते, यहाँ टी स्क्वायर निगेटिव है और पीछे है तो हम पीछे से एडजस्ट करेंगे बेटा, ऐसा बोलेंगे टी स्क्वायर, ये हमारी फर्स्ट टर्म, चेक कर लो, ये हमने टी स्क्वायर लिखे, पीछे था, फर्स्ट टर्म पीछे है, फिर टी वाली टर्म सेकंड टर्म रहती, अगर जब आपने थर्ड टर्म पढ़े होगे। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट बोला, पहले लेक्चर से देखना चालू करो, लेक्चर नंबर 1 देखो, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, 3 लेक्चर देख लो, बहुत होगा, मुझ के 2 घंटे के अंदर लेक्चर है, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स हो गया आपको, 101 तक के 4 मार्क्स पक्के आप, और एक क्वेश्चन समझ गया पूरा टाइप समझ जाता, पीछे से फर्स्ट टर्म, पीछे से सेकंड टर्म। अब भाई ये फर्स्ट टर्म आ गया, इसको सेकंड बोलते हैं, थर्ड टर्म इसके पास भी है, लेकिन हम क्या करते बेटा, ये थर्ड टर्म हमने जो निकाले ना, इसको एडजस्टमेंट करते हैं, अब इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। अब थर्ड टर्म को यहाँ ऐड करना के सब ट्राइक, तो ये डिपेंड रहता है बेटा टी स्क्वायर के साइन पे, तो टी स्क्वायर का साइन निगेटिव है, तो यहाँ पे जो थर्ड टर्म है ना आपकी, हाँ ये तो साइन प्लस का था बेटा, ये 4t/3 का प्लस है। अब ये जो थर्ड टर्म आपने निकाले, ये वाली, इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, क्यों, क्योंकि टी स्क्वायर का साइन निगेटिव है, थर्ड टर्म सब्ट्रैक्ट, और ऑब्वियस है एक बार थर्ड टर्म सब्ट्रैक्ट तो एक बार थर्ड टर्म ऐड, और उसकी बेटा ये थर्ड टर्म जैसे कि वैसे इस तरह करते। तो सबसे मेन स्टेप क्या थी बेटा, मैं एक बार और आपको रिकॉल करा दूँ, टी स्क्वायर का साइन निगेटिव था, करके थर्ड टर्म मैंने यहाँ पे निगेटिव एडजस्ट किया और बाद में पॉजिटिव डाला, ठीक है। अब आप बोलेंगे थर्ड टर्म ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, तो काश बेटा आप कंटिन्यू बैचेस करते तो आपको भी मज़ा आता। ये थर्ड टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से मेरे भाई परफेक्ट स्क्वायर बनते, एक स्क्वायर ये बनाता मेरे भाई, एक स्क्वायर ये बनाता और एक स्क्वायर ये बनाता, ये 2 स्क्वायर बनाने वाले आपके, ठीक है। तो इसको स्क्वायर बनाने से पहले कैल्सी में डालना पड़ता बेटा, तो आप कैल्सी लो, कैल्सी में डालो, और अगर जब भरोसा करते होंगे तो मेरे ख्याल से 13/9 इसका आंसर आता। और इनको स्क्वायर बनाने के लिए समझो, इसका स्क्वायर बनाने के लिए ध्यान में रखना, ये जो 3 टर्म है ना इसका स्क्वायर बनाना है, तो ध्यान में रखिए जब भी ये स्क्वायर बनाते हैं ना, इसकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जब भी ऐसी निगेटिव आती बेटा, तो सब में से माइनस कॉमन निकाल लेते, और इतने बेसिक तो अच्छे हो गए आपके। तो जब सब में से हमने माइनस कॉमन निकाले, सब में से माइनस कॉमन निकाले, देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस, सबका माइनस कॉमन निकाला। तो जैसे ही माइनस कॉमन निकाले बेटा, तो जो माइनस वाली संख्या रहती ना वो प्लस हो जाती, ये प्लस आ गई, ये प्लस वाली संख्या है ना बेटा, तो ये माइनस हो जाती, ठीक है, साइन चेंज हो जाती। और ये निगेटिव टी स्क्वायर है बेटा, तो इसका माइनस कॉमन निकला ना, ये पॉजिटिव टी स्क्वायर बन जाता, चेक कर लो, ओके। अब इधर की एक टर्म तो बन गई, इसका हम इजीली स्क्वायर बना सकते हैं। जब भी किसी कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर बनाना है, किसी भी कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर बनाना है, तो उसका रूट निकालना दोनों का। तो पहला रूट निकालेंगे 13 का, तो 13 का रूट 13 हो जाएगा बेटा, रूट 13, हाँ रूट 13। और 9 को लिख सकते बेटा हम 3, और उसका होल स्क्वायर, चेक कर लो बेटा, स्क्वायर बन गए, ये मैंने इसका स्क्वायर बना लिया बेटा, और माइनस दिख रहा है जी सर। अब इसको मैंने अरेंज कर लिया, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट टर्म रहती है वो सामने होना, मिडिल टर्म सेकंड टर्म बीच में, और कांस्टेंट टर्म पीछे रहती। तो देख सकते हैं मैंने माइनस भी कॉमन निकाला
और तीनों को अरेंज भी कर लिया। चलो पहले का स्क्वायर तो रेडीमेड बना हुआ है, आप चेक कर सकते हो बेटा। सामने के पूरे टर्म यहाँ तक एज इट इज है। अब ये जो 3 टर्म है बेटा, ये परफेक्ट स्क्वायर बना रहे। तो ये 3 टर्म में फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है और आपकी थर्ड टर्म भी है। तो इसका अगर जो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसकी एकदम ज़बरदस्त टेक्निक बताई गई। और मैंने आपको बार बार बोला कि आप कमेंट बॉक्स में लिख के भी भेजो 3 टर्म का स्क्वायर कैसा बनाते हैं। तो इसका डायलॉग ये है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकाले जाता बेटा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकाला जाता। और फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट यानी टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टी, मिडल टर्म की साइन माइनस, लास्ट टर्म का भाई स्क्वायर रूट निकालते, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट 4/2, 4/9 का स्क्वायर रूट 2/3 और उसका होल स्क्वायर लगा दे। दैट्स इट, बन गया परफेक्ट स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर बन गया, इसका भी स्क्वायर। अब जैसे ही दोनों के स्क्वायर बन गए बेटा, यहाँ एक फॉर्मूला लगता। वैसा तो आपने देख के बोल देना था सर, बीच में माइनस जनरेट हुआ सर। तो जब बीच में माइनस जनरेट हुआ ना बेटा, तो ये tan इनवर्स का फॉर्मूला नहीं है। तो ये tan इनवर्स का फॉर्मूला नहीं है, तो tan इनवर्स के साथ के लॉग का फॉर्मूला बेटा, और tan इनवर्स के साथ के लॉग के फॉर्मूले दोनों भी एक जैसे है। 1/2a लॉग ऑफ, ऊपर आता बेटा a माइनस बी, नीचे आता a प्लस बी प्लस सी। माइनस ऊपर इसलिए आया, कांस्टेंट टर्म का साइन माइनस है करके ऊपर माइनस आया। फॉर्मूला लगाने से बेटा पहले 2 वैल्यू हम मेंशन करते। एक पावर के अंदर ना सर, ये गलत फार्मूला लिख दिया आपने, फार्मूला गलत होगा भाई, उल्टा होना चाहिए था फार्मूला। फार्मूला उल्टा क्यों होना चाहिए वो समझ गया होगा आपको। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन कांस्टेंट टर्म पहले बेटा, वेरिएबल बाद में, तो आंसर सेम ही आएगा 1/2a। बट आंसर में बेटा चेंज ही हो जाता। इसमें लगाना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर a प्लस बी आता और नीचे a माइनस बी आता। चेक कर लो, प्लस का साइन ऊपर क्यों आया, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट टर्म का साइन प्लस है करके प्लस ऊपर और बाकी माइनस नीचे। a माइनस बी a प्लस बी है, बट a प्लस बी ऊपर आया। फॉर्मूला लगाने से पहले हम वैल्यू चेंज कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। a की वैल्यू चेक कर लो, पावर के अंदर कांस्टेंट, और वेरिएबल की वैल्यू बेटा, वेरिएबल की वैल्यू t माइनस t/3। ठीक है, हालांकि इतना हम लिखते नहीं, अगर ऑफलाइन बैच रहती है हम तो ये तो लिख भी नहीं थे, बस ये ऑनलाइन होने की वजह से फार्मूला लिख के देते, अदरवाइज हम फार्मूला लिखते भी नहीं थे। ठीक है, डायरेक्ट हमको याद ही था। फार्मूला लगा रहा भाई, आप देख सकते हैं सामने के टर्म एज इट इज़ रहते हैं, ये सामने के टर्म तो एज इट इज़ रहेंगे ना 1/3। अब यहाँ फार्मूला लग रहा है बेटा, बीच में गलती से प्लस रहता तो tan इनवर्स, गलती से प्लस की जगह माइनस आ गया तो ये tan इनवर्स के साथ के लॉग, और tan इनवर्स के साथ के लॉग की स्टार्टिंग ऐसी होती है बेटा 1/2a। तो a की वैल्यू मैंने √13/2 डाला। लॉग के अंदर एक आता बेटा a प्लस बी और एक आता a माइनस बी। a और b की वैल्यू ये रहती, तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये a और b आया, यहाँ भी a और b आया। कांस्टेंट टर्म का साइन बेटा यहाँ प्लस है करके ऊपर प्लस आया, नीचे माइनस आया। जाते जाते बस 2 काम है, ये कैल्सी में डाल दो, या मन से करते होंगे तो 3 से 3 कैंसिल, 1/2√13 भी लिख सकते हैं, या कैल्सी में आप डालते होंगे तो इसका आंसर कैल्सी में √13/26 आता। और चलते चलते यहाँ टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और ब्रैकेट ओपन करना है। प्लस से ब्रैकेट ओपन होगा तो नो चेंज, सब एज इट इज़ दिखेगा, और टी की वैल्यू यहाँ 10x दिख रही है। यहाँ माइनस से ओपन करेंगे तो ये माइनस टी हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और टी की वैल्यू मैंने चलते चलते डाल दा। दैट्स इट, यही हमारा आंसर माना जाएगा। ये 2 कांस्टेंट में, बट एक में रूट है और एक में रूट नहीं है, तो इसके कैलकुलेशन नहीं होते। इतना भी रखे आपने तो ये चलेगा। ठीक है, तो ऐसा आपका ही एक मेन क्वेश्चन भाई ख़त्म हो गया। तो सबसे पहले भाई जिसको लिखना है, जो इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पहले इतना लिख लेना। हाँ, पहले पूरा अच्छे से समझ ले वीडियो और बाद में देख के लिख डालें। तो चलो, ऐसे लग रहा कि आपने पॉज करके लिख लिया। ठीक है, अगला ये लिखें, और विदाउट लिखे तो कोई आउटपुट नहीं, बस जस्ट देखने से बेटा, ऐसा तो पूरा अक्खा यूट्यूब देख सकते हैं आप। ठीक है, जब तक आप लिखेंगे नहीं और प्रैक्टिस नहीं करते कोई आउटपुट नहीं है। ठीक है, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई लिखने की, और ये वीडियो को बार बार आप देख सकते हैं, ये भी आपके पास एक अच्छा गोल्डन चांस है। ऑफलाइन लेक्चर में ऐसा होता है कि एक बार मिस हो गया तो पूरा मिस, ये तो मेन टाइप आपकी बेटा रिकॉर्डेड हो गई। ठीक है, यानी जब चाहो आप जब डबल से इसको देख सकते हैं, कोई इसमें मैटर ही नहीं भाई, कितनी भी बार देख सकते हैं आप।
ठीक, डन। चल भाई अगला और लास्ट बेटा, एक होमवर्क, रोज 2-2 क्वेश्चन पढ़ाए गए थे और एक होमवर्क दिया गया था, तो ऐसी उम्मीद थी कि आपने होमवर्क करना चाहिए था, सॉल्यूशन सेंड करना चाहिए था व्हाट्सएप पे। ठीक है, खैर क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन बेटा, और फाइनली ये टाइप हमारी कंप्लीट हो रही, dx अपॉन a प्लस बी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म वाली। लेट आई इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन डायरी की लगा दी हमने, क्वेश्चन लिख के दिए नहीं शायद, तो चलो भाई क्वेश्चन लिख दिया आपके लिए। इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और प्लस cos x, थोड़ी सी लेवल और बढ़ा दी, और इसके बाहर का कुछ नहीं आता। ठीक है, ये 9 क्वेश्चन जो पढ़ा दिए बस दैट्स इट, वैल्यू के साथ बेटा सेम क्वेश्चन आते हैं। हाँ ये ध्यान में रखिए आप, एक भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं, जो बुक्स में 9 क्वेश्चन है वैसे। अब ये यूट्यूब पे से होगा, ये तो आप पेपर में देख लेना, जब भी आएगा ये 9 में से एक आएगा या तो नहीं आएगा, और 100% क्वेश्चन इसका आते रहता है dx अपॉन का। तो लेट आई इज इक्वल टू, मैंने क्वेश्चन लगा दिया। लास्ट बार पहचान सुन लें क्योंकि ये टाइप खत्म हो रही बेटा, अब आप कुछ पढ़ना है। dx के अपॉन में जब भी ए देखो, ए दिखा, हालांकि यहाँ बी नहीं है लेकिन देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिख गई, ए बी के साथ जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक, ए और बी क्या है तो समथिंग कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म के साथ ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिख गई। वैसे तो ए और बी दोनों दिखना चाहिए था, बट यहाँ ए और बी आप 1-1 समझ सकते हैं, क्योंकि ए तो क्लियर दिख रहा है और यहाँ साइन का कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 है, यानी शॉर्टकट में आप इसको ए और बी बोल सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्टकट में कांस्टेंट टर्म के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिखी कि बस ये पैटर्न हो गया। पर ध्यान रखिए ए और बी के साथ जब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिखती ना, उसके 2 पैटर्न थे, एक डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर, वो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करने के लिए क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में स्क्वायर वाली टर्म होना। ठीक है, ए और बी के साथ, यहाँ स्क्वायर वाली नहीं है, यानी 100% ये पुट वाली होगी। अब पुट कैसा करना, तो बार बार आपको बताया गया, पुट का एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट, 100% tan पुट होगा, लेकिन एंगल पे डिपेंड है, एंगल x है तो x/2 पुट होगा। ठीक है, और इसको अच्छे से देखना है तो आई रिपीट, इसके 3 लेक्चर आपके हो गए। आप सीरियल वाइज पहला लेक्चर देखो, पहले लेक्चर में पूरा डिटेल है, tan x/2 = t पुट करे तो डायरेक्ट ये ऐसा पुट है जो दिखता नहीं, कहाँ दिख रहा है आपको tan, तो इसका डिफरेंशिएट भी हम ऐसा करते हैं जो दिखाते नहीं, डायरेक्ट हमने ऐसा डायलॉग बना के लिखे। हालांकि इसका पूरा आपको पूरा डिटेल पहले लेक्चर में सामने की स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, डायरेक्ट हम dx का आंसर लिख देते बेटा। अब dx का आंसर ऑब्वियसली dt आता, नीचे 1 + t², 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ डिवाइड में 2 है तो इधर डिवाइड का 2 इंटू में आ जाता। आई रिपीट, ये आपके सब पहले लेक्चर में लिखा हुआ है। यहाँ साइन है तो साइन भी लिखना पड़ेगा, साइन कॉस की वैल्यू चेंज नहीं होती बेटा, साइन x आया तो भी आंसर सेम आता, साइन 2x भी आया तो आंसर यही आता, cos x आया तो भी आंसर यही आता, और cos 2x आया तो भी आंसर यही आता था। ठीक है, 1 - t²/1। ओवरऑल आप इसमें देखेंगे तो तीनों का बेस सेम है, बस आपके dx की, sin x की, और ये sin x में 2t आता, cos x में 1 - t²। लेकिन ध्यान रखिए, आप ध्यान में रखिए dx है हमारा, dx ये हमारा dx है, तो dx की वैल्यू कभी कभी dt आती है और कभी 2dt आती है, 2 दिखा तो 2dt, और 2 नहीं दिखा तो सिर्फ dt। ठीक, उम्मीद करते हैं समझा, और समझना भी चाहिए, कुछ हार्ड नहीं था, और 3 दिन से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ये सब वैल्यू उठा के बेटा इक्वेशन नंबर 1 में हम लगा देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में देख सकते हैं आप 3 जगह काम खत्म होगा, dx खत्म, sin x खत्म, cos है, dx की वैल्यू ये आ जाएगी, sin x की वैल्यू ये आ जाएगी, और cos x की वैल्यू ऑब्वियस ही आ जाएगी। तो देख सकते हैं आपकी इक्वेशन नंबर 1 पूरी गायब हो गई। ये देखो dx आ गया, dx का वैल्यू 1 एज इट इज दिख रहा, sin x का वैल्यू चेक कर लो, sin x का वैल्यू 2t/1 + t², cos x का वैल्यू चेक कर लो, cos x का वैल्यू 1 - t²/1 + t², सब वैल्यू मैंने फिलअप कर दी इसके अंदर। चलो भाई सिंप्लीफाई, अब एक नया तरीके का सिंप्लीफाई सीखने मिल रहा है, अलग अलग वैरायटी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीख लिया आपने, बेस सेम पढ़ लिए, यहाँ दोनों भी अप्लाई हो रहे, देखो दोनों का बेस भी सेम दिख रहा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होंगे, बाकी टर्म तो सेम है, आप चेक कर सकते हैं, ये पूरा इंटीग्रेशन ऊपर का टर्म हमेशा सेम ही रहता, सामने का 1 देख लो आप, ये भी सेम है प्लस के साथ, इन दोनों का बेस सेम दिखा मुझको, तो बेस एक बार ऊपर 2t 1 - t² चेक कर लो। ठीक है, तो बेस सेम आ गया,
देखो अभी तक हम बेस सेम बोल रहे थे, कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आज दोनों भी आ गए, बेस भी सेम है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी है। अब इसके नीचे अब हम कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे, चेक कर लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, और अगेन वही हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ये 1 से इसको इस तरह हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्लस इस 1 से इसको मल्टीप्लाई, तो चेक कर लो ये 1 से इतने सारे टर्म, यानी ये 1 इसके पास आ गया मल्टीप्लाई में, प्लस ये बीच का प्लस, और ये वाले 1 से हमने इन सबको मल्टीप्लाई कर दी, और नीचे तो हम डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दी। और ये पूरे आप 9-10 क्वेश्चन जो भी हो गए आपके, चेक कर लो, ये हमेशा दोनों कैंसिल ही हो जाती है, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, चेक कर लो। अब जस्ट छोटे मोटे कैलकुलेशन है, जस्ट उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देख सकते हैं हम अब क्या क्या बच रहा। ऊपर 2dt 1 से ओपन कर लेंगे, 1 इंटू 1 एज वी नो 1 ही होता, 1 इंटू टी स्क्वेयर ही आता, 1 इंटू 2t 1 इंटू 1 और 1 इंटू टी स्क्वेयर चेक कर लो, 1 से ओपन हो गई। और फाइनली हमारा आंसर आने जा रहा है 2dt एज इट इज। इस 1 को मैंने 1 से मिला दिया, 1 + 1 2 हो गया, और यहाँ चेक कर लो पॉजिटिव टी स्क्वेयर नेगेटिव टी स्क्वेयर। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आज टी स्क्वेयर की टर्म कैंसिल होगी बेटा, टी स्क्वेयर कैंसिल होगी। अब डिनोमिनेटर में टी स्क्वेयर ही नहीं आ रहा, यानी ये थर्ड टर्म का भी क्वेश्चन नहीं बन रहा और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले भी नहीं बन रही, क्योंकि सबसे मेन कंडीशन थी नीचे टी स्क्वेयर आना, यहाँ टी स्क्वेयर ही कैंसिल होगा। तो ऑब्वियस है ये 1 + 1 मिलके 2 बन गया और ये 2t एज इट इज। ठीक है, फाइनली आप देख सकते हैं कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। हर बार कैलकुलेशन के बाद हम ये ऊपर 2 आता तो अब 2 कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई, चेक कर लो 2 बाहर आ गई, और चलते चलते नीचे 2 कॉमन निकल रहा और वो कैंसिल भी हो रहा करके हम कॉमन निकल रहे, और 2 कॉमन निकलता इतना तो समझना चाहिए, दोनों में से 2 कॉमन निकला, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन। अब कॉमन निकले बाद इतना तो समझना चाहिए बेटा, इसमें से 2 कॉमन निकला तो 1 बचता, इसमें से 2 कॉमन निकला तो t बचा, या ऐसा बोलो दोनों में से 2 कॉमन निकला तो 2 से डिवाइड कर दो 1 और 2 से इसको डिवाइड t। अगेन 2 इज अ कांस्टेंट टर्म बाहर, ये 2 बाहर आ गया, चेक कर लो भाई, ये 2 बाहर आ गया, ऑलरेडी 2 था और 2 बाहर आ गया, ये वाला 2 अगेन बाहर आया, तो 2 ऑलरेडी 2 बाहर आया, इस 2 से 2 गेट कैंसिल। और देखो इसको हमने dt अपॉन, पहले एक बार और मैं लिख दूँ आपके लिए, 2 मिनट, थोड़ा सा जैसा है वैसे ही लिख देता, dt अपॉन 1 + t स्क्वायर आ गया, ठीक है 2 मिनट, ठीक है। अब बचाओ पहले मैं लिख देता, थोड़ा सा मैं इसको और इलेबरेट कर दूँ, आए जैसा का वैसा, इंडिकेशन रिमेन सेम। अब देखो dt तो आया ऊपर, लेकिन नीचे आप गौर करेंगे ना तो रेडीमेड एक टी स्क्वायर बना होना, वेरिएबल का स्क्वायर बना हुआ होना, आप वेरिएबल का स्क्वायर खुद से नहीं बना सकते, ऑलरेडी बना होना, तो यहाँ तो वेरिएबल का स्क्वायर है ही नहीं, तो जब वेरिएबल का स्क्वायर है ही नहीं बेटा तो हम dt को साइड में ले रहे, और dt को साइड में लिए तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 5 आप इंडिकेशन के पेज में देख सकते हैं। 1/x, देखो 1/x का इंडिकेशन बन गया, 1/x का इंडिकेशन बेटा log x + c होता, तो ये उसको मैच कर गया, क्यों? क्योंकि देख सकते हैं आप इंटीग्रेशन के अंदर 1/t है और साथ में कांस्टेंट टर्म चलती फॉर्मूला लगता, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता बेटा log, यहाँ x की जगह 1 + t है तो उसको लिखते भी और उसका डेरिवेटिव निकाल के नीचे 1 का 0 t का 1 आएगा, नीचे 1 लिखते नहीं करके ये हमारा आंसर आ जाएगा log ऑफ 1 + t। जाते जाते t की वैल्यू पुट करना भूलते नहीं भाई, और +c तो आपका लगा हुआ ही है, चेक कर, दैट्स इट, ऐसा ही आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया भाई, ठीक है। तो फाइनली ये टाइप जो था पैटर्न a/b वाला पैटर्न ये खत्म हो गया भाई, और किस्मत अच्छी है आपकी कि अब ये तीनों लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मिल गए, और नीचे एक होमवर्क भी बना हुआ है आपका, सेम होमवर्क है आज का जो पहला क्वेश्चन है, एंगल मैंने चेंज किया, वहाँ 2x था यहाँ पे x है, सेम क्वेश्चन बनाना है, यानी होमवर्क भी ऐसा है जो क्वेश्चन नंबर आज का पहला था, ठीक है। अब जिसको पॉज करके लिखना है भाई तो आपके लिए थोड़ी सी हम सुविधा करके देते हैं, पहले इतना पॉज करके लिख लो एक पार्ट, ठीक है, ये दूसरा पॉज कर लो, इतना लिख डालो, ठीक है, अगला पॉज कर दो, यहाँ लिख लो, और कोई डाउट रहा, बोले हमने आपको कुछ गलती से हमारा मिस्टेक हो गया तो कमेंट बॉक्स में आप सब लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चों के पास नहीं है उसको शेयर करो, लाइक भी करो, और गलती से सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो सब्सक्राइब भी कर लो। बाकी हम अगले लेक्चर में देखते हैं, जिसका होगा ले कर सकते।